इशू है क्या? हाँ। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है ऐसा? चलो एक बार सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। ठीक है। तो भाई कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन डीपीपी नंबर 8, 9, 10। आई थिंक सभी के सॉल्यूशंस भी आपको मिल गए हैं, डीपीपी 8 के, 7 के, 9 के, 10 के। हाँ या ना? 12 के किसने बोला बेटा? 8, 9, 10 बोल रहा हूं, तू 12 पहुंच रहा है। गजब। और जो क्वेश्चंस है, अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे ना, पहली चीज, अगर आप डीपीपी 9, 10, 11, इन तीनों डीपीपीज की मैं बात करता हूं, ये प्योरली कोलिजन थ्योरी पर है। बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, बहुत कैटेगराइज्ड है। डीपीपी 9 में जितने भी क्वेश्चन है वो कोलिजन थ्योरी जो हमने पढ़ी थी उससे रिलेटेड है। फिर डीपीपी नंबर 10 पर आ जाते हैं तो वो आरएनएस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। डीपीपी 11 अभी मैंने दी नहीं है वो भी, लेकिन आरएनएस इक्वेशन से ही है, बट आरएनएस इक्वेशन से थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, जो आपको मैं देता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, नया कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है, हम थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी सुनते हैं, एक तो क्या बात, थ्योरी पढ़ी सुनी, ठीक है साहब, हमने खत्म काम। प्रॉब्लम ये है कि उन पर क्वेश्चंस अगर नहीं किए तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स हमारे दिमाग से मिस हो गए हों। लेकिन जब हम उन पर क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, तो वो जो सारे पॉइंट्स है जो हमने क्लास में सुने हैं वो अब बहुत अच्छी तरह से दिमाग में फिट हो जाते हैं, और उन पर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो भी हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, करोगे तो मजा आ जाएगा। और फिर से कहूंगा, सटीक क्वेश्चन है। ये भी जरूर बता दूं आप लोगों को, बेटा कहीं पर भी बहुत सारी बुक्स होगी तुम्हारे पास, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के कुछ मटेरियल्स होंगे, लेकिन एक बार देखना क्या वहां पर ऐसे क्वेश्चंस हैं, क्या पर्टिकुलर क्वेश्चन है, एक साथ आपको कोलिजन थ्योरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। और अब ये क्वेश्चन करने के बाद मतलब एक साथ कहीं नहीं मिलेंगे, होंगे तो कुछ थोड़े बहुत होते हैं, और थोड़े बहुत भी होते हैं तो क्या, तो सेग्रीगेटेड होता है, एक यहाँ एक कहीं और, एक कहीं और, पता नहीं कहाँ है। लेकिन ये करने से यहाँ पर एक साथ है। अब ये करने के बाद अब आप जेई मेंस की एक्सरसाइज देखो, आप आपको लगेगा अरे क्या है जेई मेंस में, ये सब हमारे से अच्छी तरह से हो सकता है, क्योंकि जो जेई मेंस में क्वेश्चन आते हैं वही उसी तरह के क्वेश्चन हैं यहाँ पर भी, क्योंकि वो वहीं पूछेंगे, राइट। तो यहाँ पर वो सारी चीजें आपकी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही कहा धीरज, डीपीपी दीज डीपीपीज आर मिरर ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। आपका लेवल, आप क्लास में कितनी अच्छी तरह से सुन रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, वो भी आपको पता चलता है, वो भी आपको पता चलता है। ठीक है, चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। बेटा प्रणव, मुझे पता है कि क्वेश्चन बैंक में कौन से क्वेश्चन हैं, जरा वापस से तुम देखना। और मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सीक्वेंस की, मैं बात कर रहा हूं किस सीक्वेंस में दे रखा है, किस जगह पर वो दे रखा है, वो बहुत मैटर करता है। एक साथ है या नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन एक साथ है या नहीं, सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन एक साथ है या नहीं है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना? चलिए जी, तो ये इससे बहुत 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 फायदा होगा। और इससे मैं एक और चीज बताऊं, मेरे को पढ़ाने में भी बहुत आसानी हो जाती है। ये भी मैं आपको बता दूं, मेरे लिए भी बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे अब उतनी एफर्ट्स नहीं लगानी पड़ती। मैंने एक चीज पढ़ी, आपने क्वेश्चन किए, एक साथ आपने सारे क्वेश्चन कर दिया, और होता क्या है, फ्लो फ्लो में आपने भी जब क्वेश्चन करते हो ना, तो एक सीक्वेंस में जब क्वेश्चन होते हैं तो उनके बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो वो जल्दी से बन जाते हैं। तो मेरी एफर्ट्स भी कम होती है, आपकी एफर्ट्स भी कम होती है, ये मैं आपको बता दूं। हाँ भाई, किसी ने पूछा, आस्था ने पूछा, नीट के लिए एक्सरसाइज वन मोर देन वन सफिशिएंट है? नीट जेई मेंस के लिए भी एक्सरसाइज वन मोर देन वन सफिशिएंट है, मैं आपको बता दूं। ठीक है जी। प्रणव बहुत सारे बेटा, हर नाम के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सो डोंट वरी। हम्म। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलकित पढ़ा तुम्हारा कमेंट। हम्म, है ना? लेवल की मैं बात नहीं कर रहा हूं बेटा, डीपीपी का लेवल इज डिफरेंट थिंग, टफ क्वेश्चन की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं।
एक्सरसाइज 1 में मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं आपको टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको आसान टफ क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको रिलेवेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक जीरो लेवल से लेके उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, वो अलग अलग करके दे रहा हूँ। तो जो लेवल अप होगा वो तो होगा अलग से। वो टफ क्वेश्चन क्या होंगे जिसमें मल्टी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे, अभी वो बात की स्टेज है, वो एक्सरसाइज अलग से होगी, ये ध्यान रखना। बट ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आते हैं, मेंस में नहीं आते। मेंस में तो इससे काम हो जाएगा। चलो जी, ठीक है। तो आई थिंक डीपीपी 8, डीपीपी 9, डीपीपी 10 ये साथ में जरूर करना। मैं ये चीज आपको बता दूं, अगर मेरे से पढ़ रहे हो लेकिन केवल क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो फिर मेरे से पढ़ने का फायदा भी कुछ नहीं होगा। तो मेरे से पढ़ रहे हो तो फायदा तभी होगा जब आप पढ़ो, पढ़ने के साथ साथ आप साथ में होमवर्क करो, तभी फायदा आपका होगा। हम्म, ठीक है जी। ओके, तो अब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। देखो मैं सबके कमेंट तो एक साथ पढ़ नहीं सकता, सबके कमेंट पर रिप्लाई भी नहीं कर सकता। तो हाँ जी, चलिए अच्छी बात है। रामित ने कुछ बोला है, रिडॉक्स में लास्ट में जो क्वेश्चन है वो तोड़, वो नहीं क्या, वो फोड़ दिया है, तोड़ दिया, कुछ वर्ड्स है, या तो उसने तुम्हें पढ़ा है या मेरे को वो नहीं समझ में आया, है ना? ठीक है। आर्यन पूछा जेई मेंस के लिए, इतनी बार तो बोला, एक ही चीज को वापस पूछते रहते हो। चलिए अब आगे बढ़ रहा हूँ। ओके जी, तो ये वाली सारी बातें तो हो गई हमारी। पी क्या होता है, लास्ट क्लास में मैंने पता बहुत देर तक पढ़ाया, फिर भाई साहब कोई यहाँ पर पूछने लग गया था मेरे को कि पी क्या होता है ना? किसी ने पूछा था, और वो एक बार नहीं पूछा था, बहुत, जबकि सब लिखा हुआ होता है कि टू अकाउंट फॉर प्रॉपर ओरिएंटेशन अनदर फैक्टर पी, लेकिन कोई बार बार पूछ रहा था। यहाँ पर भी हो गया, ये पार्ट भी हो गया, यहाँ ग्राफ भी हमने प्लॉट कर दिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बता दिया, क्वेश्चन भी आप लोगों ने सारे सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, अब इसी में आई थिंक इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, एक छोटा सा पार्ट और मैं बता देता हूँ, टेम्परेचर कोफिशिएंट। पीएमएन कैलकुलेट करना बेटा, क्वेश्चन बस पी होता है नमन, क्वेश्चन में कहीं पी है तो समझ में आ जाना चाहिए कि पी इज स्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन, है ना? यार पुलकित बेटा, तुम, अब कुछ नहीं हो सकता, देख लो, ठीक है? मैंने तुम्हारा नाम लेके तुम्हारा कमेंट बोल दिया था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। चलिए जी, तो व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक टर्म जो इस चैप्टर में यूज होती है, वो भी समझ लेते हैं। ये वैसे एक आउटडेटेड टर्म है। एक टाइम था जब ये टर्म यूज होती थी, लेकिन जैसे ही आरएनएस इक्वेशन आई पिक्चर में, आरएनएस इक्वेशन, तो फिर हमने इस टर्म को डिस्कार्ड कर दिया। क्या है ये टर्म, वो मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली आरएनएस इक्वेशन तो थी नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो हम क्या करते थे, हर एक रिएक्शन की स्पीड चेक करते थे, मतलब 300 केल्विन पर, 310, 320, 330, इस तरह से, और फिर देखते थे कि रेट में कितना चेंज हो रहा है। तो देखा गया कि मोस्टली रिएक्शन की जो रेट है ना, 10 केल्विन टेम्परेचर डबल करने पर जो चेंज होता है लगभग एक जैसा होता है। यानी मोस्टली रिएक्शन में ये फैक्टर 2 के आसपास आता है। मोस्टली बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, मोस्टली रिएक्शन में ये लगभग 2 के आसपास कुछ आता है। तो एक टर्म यहां पर डिफाइन की गई, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी दो रेट कांस्टेंट का रेशियो, लेकिन वो दोनों रेट कांस्टेंट में डिफरेंस कितना, कितने टेम्परेचर का था, 10 केल्विन का। मतलब यहां से कह सकते हो ये टी टेम्परेचर पर, तो ये टी प्लस टी पर, टी प्लस 10 पर, इनका जो रेशियो है उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। किससे, म्यू से। तो ये जो रेशियो है, इस रेशियो को बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी इट इज, लिख लो ये, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स डिफरिंग बाय 10 केल्विन।
डिफरिंग बाय 10 केल्विन। सितांशु बेटा, हाँ जी बिल्कुल, मैंने जो बताया वही सही है, वापस कंफर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डिफाइन कैसे हो रहा है ये? फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल के लिए 310 और 310 केल्विन का जो के का रेशियो है, के एट 300 केल्विन, के एट 310 केल्विन, इसको हम क्या बोल सकते हैं? म्यू बोला जाता है। ठीक है, और ये एक लाइन जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है वो मैं आपको बता रहा हूं। इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर ए केमिकल रिएक्शन विथ राइज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस द रेट कांस्टेंट नियरली डबल। यानी ये लिखी हुई लाइन है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आप भी अपने नोट्स में लिख लो ताकि आपको याद रहे। मोस्टली देखो यहां लिखा हुआ है म्यू की वैल्यू जो है वो 2 होती है। अब इसको यूज कैसे कर सकते हैं? लेट्स से मेरे पास किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है 300 केल्विन पर, ठीक है, 300 केल्विन पर है, कितना मान लो, ऐसे ही कुछ ले लेता हूं x, और क्वेश्चन में मुझे म्यू का डेटा भी दे रखा है, लेट्स से ट्रू, म्यू का डेटा दे रखा है 2। तो अब 300 पर रेट कांस्टेंट दे रखा है, 300 पर कितना है x, तो अगर मैं टेम्परेचर 310 कर दूं तो अब रेट कांस्टेंट किस फैक्टर से बढ़ जाएगा? म्यू से, और म्यू की वैल्यू है 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2x। अगर टेम्परेचर फिर 10 केल्विन बढ़ा दिया तो फिर 2 के फैक्टर से बढ़ जाएगा 4x, यानी 2 का स्क्वायर, फिर 10 केल्विन कर बढ़ा दिया तो फिर 2 का क्यूब। इस तरह से समझ रहे हो मेरी बात को? एक जीपी बन गई, समथिंग लाइक दैट, x, 2x, 4x, 8x, यानी 2 इन 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, हर 10 केल्विन पर। वैसे ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि अगर आप लोअर टेम्परेचर पर 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, फिर हायर पर बढ़ा रहे हो, तो रेशियो सेम नहीं आएगा, रेशियो सेम नहीं आएगा, एग्जैक्टली नहीं। और यहां पर भी देखो ये अप्रोक्सीमेट है, लगभग बात हो रही है, ये कह सकते हो। तो अगर आप यूं सोचो, अगर आपने 50 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दिया, 50 केल्विन, तो हर 10 पर म्यू से बढ़ जाएगी रेट। तो अगर आप ये भी एक फॉर्मूला चाहो तो लिख सकते हो, म्यू की पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10। अगर टेम्परेचर चेंज 10 केल्विन का है तो म्यू की पावर 1 हो जाएगी, 20 केल्विन का है म्यू की पावर 2 हो जाएगी, 30 केल्विन का है म्यू की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो कहीं कहीं ये यूज हो जाता है, बिकॉज एनसीईआरटी में दे रखा है। दो ये मैं आपको फिर से बता दूं, ये आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, ये इतना सही नहीं है, क्योंकि आरएनएस के अकॉर्डिंग बेटर रिजल्ट्स आते हैं। बट आरएनएस इक्वेशन को यूज करने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी पता होनी चाहिए, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दे रखी है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ही दे रखा, तो फिर हमें इसी से करना होगा। होता है बेटा धीरज, ऑब्जर्वेशन ऐसा है, दैट्स इट। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, म्यू क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। वही वाली बात है, रामायण देखने जाओ, रामायण देख लो। अच्छा, रामायण में राम कौन था, रावण कौन था, सीता कौन थी? वेरी गुड। तो दिस इज अबाउट टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब आगे बढ़ रहा हूं, तो ये कॉलिजन थ्योरी और उससे रिलेटेड सारा डिस्कशन हुआ है। तो अब आप ये कह सकते हो इस चैप्टर का जो है ना, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया।
सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर रिएक्शन, ये था फर्स्ट ऑर्डर। और उसके बाद कोलिजन थ्योरी वाला पार्ट जो है वो था सेकंड ऑर्डर, सॉरी अलग सेकंड पार्ट कह सकते हो। जेई मेंस में मेनली इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। अब जो हम पार्ट कर रहे हैं ना, इस पर मैं आपको फ्रेंकली बता दूं, इससे ज्यादातर क्वेश्चन जेई एडवांस में आते हैं। जेई मेंस में इससे इतने क्वेश्चंस नहीं आते, ऐसा नहीं नहीं आते हैं, क्योंकि जेई मेंस में बहुत सारे पेपर्स होते हैं, तो परसेंटेज वाइज इस पार्ट से क्वेश्चन कम आते हैं, बट आते जरूर है, ये ध्यान रखना। तो ये मत बोलना सर आपने मना किया था, मैंने कहा कम आते हैं, परसेंटेज वाइज कम आते हैं, ठीक है। यानी यूं कह दो कि जितना काइनेटिक्स हमने पढ़ा है, आप कह सकते हो 70-80% क्वेश्चन जेई मेंस में उसी पार्ट से आते हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से 20% के आसपास क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखो 20% किसके पेपर में आता है वो तो मैटर करता ही है। अगर आपके पेपर में इसके कोलिजन थ्योरी से आएगा या इससे आएगा वो तो नहीं पता, बट ज्यादातर के पेपर में जो अभी तक किया है उसी से क्वेश्चन आता है। अब जो हम करेंगे डेफिनेटली वो थोड़ा एक लेवल अप होगी, चीजें थोड़ी पहले से कॉम्प्लिकेटेड भी होगी, अंडरस्टैंडिंग भी बेटर चाहिए होती। पहले वाला पार्ट पर कंट्रोल है तो ये वाली चीजें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी, ठीक है। इसी को छोड़ किया गया था और इसी से, अच्छा भाई ये लो, अक्षत ने कमेंट लिखा है, मैं बता देता हूं, मैं लास्ट ईयर इसी को छोड़ के गया था एंड इसी से क्वेश्चन आया था काइनेटिक्स से। ये अक्षत का कमेंट है भाई, ठीक है। तो ये व्यू है उसका, मैं इसीलिए मैंने नहीं कहा नहीं करो, बट मैं आपको प्रोबेबिलिटी बताता हूँ किससे चांसेस ज्यादा है। क्योंकि क्या होता है अगर आप 100% नहीं कर रहे हो तो भैया किसको करना है किसको नहीं। अब एक तो क्या होता है सर काइनेटिक्स टफ है पूरा ही छोड़ दो आप, और एक है नहीं सर पूरा तो नहीं छोड़ा लेकिन यहाँ तक किया इसके आगे का छोड़ दिया, वो दैट मेक सेंस है ना। सम्रांत कह रहा सर आपसे पढ़ रहे हैं तो समझ में क्यों नहीं आएगा। बेटा समझ में तो आएगा लेकिन फिर उतनी एफर्ट्स भी वापस लगानी पड़ती है, होमवर्क भी करना पड़ता है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, स्पेशली पूरा आप डिस्कशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही हम करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में भी अगर हमें क्वेश्चन तो के निकालना होता है। अभी के कैसे निकाल सकते हैं वो हमें देखना है, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो एक तो ऑर्डर पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन का ऑर्डर इतना है, एक उसकी के की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम बता सकते हैं कि 10 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट्स के बाद कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो ये के कैसे निकाला जाए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। रेट कांस्टेंट निकालने के, हेडिंग अच्छी तरह से पढ़ो, एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, इसके बहुत सारे तरीके हैं। क्यों बहुत सारे तरीके हैं फर्स्ट ऑर्डर में, तो बेसिकली यहां पर क्या आता है, कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो आता है, कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो आता है, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो आप यहां पर कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर भी पुट कर सकते हो कि ए का इनिशियली प्रेशर इतना था, ए का टाइम टी पर इतना प्रेशर हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर पुट कर दो तो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो भी वही होगा, प्रेशर का रेशियो भी वही होगा, क्योंकि आर और टी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं कि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन पुट करें, प्रेशर भी पुट कर सकते हो। जीरो ऑर्डर में ऐसे नहीं कर सकते, सेकंड ऑर्डर में ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो नहीं आता है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो आता है। तो आप कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर भी पुट कर सकते हो। और भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, कैसे वो वन बाय वन करके बताऊंगा। तो अब इसका क्या एडवांटेज है, तो मैं यहाँ पर अब आपको कुछ मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए यहां पर, इफ प्रेशर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज गिवन, प्रेशर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज गिवन, हेडिंग डालो फर्स्ट पार्ट करके, फर्स्ट लिख के हेडिंग डाल दीजिए। लेट्स से एक कंटेनर है जिसमें ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी कोई रिएक्शन हो रही है, ए बी सी तीनों ही गैसेस हैं। अभी हम मान रहे हैं कि सभी गैसेस स्टेट में ही है, ठीक है।
लेकिन रिएक्शन की रेट केवल ए पर डिपेंड करेगी, बी और सी से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मुझे इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पता करना है तो क्या पता करना होगा कि ए का इनिशियली प्रेशर कितना है और ए का टाइम टी पर प्रेशर, किसी टाइम टी पर, मान लो इनिशियली 10 था तो अब कितना बचा, 2 बचा या 3 बचा। तो हाँ, उसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि इनिशियल प्रेशर और टाइम टी पर प्रेशर को मैं कैसे कह सकता हूँ, पी ए नॉट माइनस एक्स। जैसे बची हुई कंसंट्रेशन क्या होती है, ए माइनस एक्स। ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, एक्स जो उसमें से रिएक्ट कर गया, तो प्रेशर में भी हम क्या ले रहे हैं, पी ए नॉट, मतलब इनिशियल प्रेशर माइनस एक्स। जैसे एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स लिखते हैं, यहां पर एल एन पी ए नॉट अपॉन पी ए नॉट माइनस एक्स। तो मुझे ये पैरामीटर्स निकालने साहब, क्या निकालना है, एक तो पी ए नॉट पता करना है, एक एक्स पता करना है कि इनिशियली कितना था और थोड़ी देर के बाद उसमें से कितना रिएक्ट कर गया। ये दो इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर ये दो इंफॉर्मेशन आ जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं। अब हम करते क्या है, एक्सपेरिमेंटली क्या करते हैं, ये कंटेनर है जिसमें रिएक्शन हो रही है, तो हमने इसी कंटेनर से एक मैनोमीटर अटैच कर दिया। ये जो यू शेप्ड ट्यूब है इसको क्या बोलते हैं हम, मैनोमीटर। और इसमें क्या भरा होता है, मरकरी भरा होता है, इसमें मरकरी भरा होता है। और यहां पे मैं आपको बता दूं, अगर मरकरी का लेवल दोनों तरफ बराबर है तो इसका मतलब इधर से जितना प्रेशर लग रहा है इस कंटेनर से भी गैसेस का प्रेशर उतना ही लग रहा है, अगर दोनों तरफ का लेवल बराबर है। यहां से प्रेशर किसके कारण लग रहा है, एयर के कारण, जो कि कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर। अगर ये लेवल बराबर है तो इसका मतलब इस कंटेनर का प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर है। कंटेनर का प्रेशर मतलब कंटेनर में जो भी गैसेस है सबका। तो अब अगर अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो ये इस तरफ का मर्क्यूरी लेवल नीचे जाएगा, इस तरफ का मर्क्यूरी लेवल ऊपर जाएगा। तो इस मर्क्यूरी लेवल में डिफरेंस से हमें पता चल जाता है कि कंटेनर का प्रेशर क्या है। तो ये एक्सपेरिमेंटली मेजर करना, केवल आपको क्या मेजर करना, हाइट का डिफरेंस, इधर लेवल कितना ऊपर है इधर लेवल कितना नीचे है, डिफरेंस पता चल गया, खट से आपको क्या पता चल जाएगा, कंटेनर का प्रेशर पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटली, कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, बस हम इस लेवल को देखते रहते हैं कि कब दोनों का लेवल में क्या डिफरेंस है, 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, ये हमें देखना है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना, ये मैनोमीटर कंटेनर का प्रेशर बता रहा है, कंटेनर का बेहतर मतलब जो भी उसमें गैसेज है, ए है या बी है या सी है, सबका। अब यहां पर कंटेनर का इनिशियल प्रेशर जो है उसे हम क्या कहते हैं, पी नोट। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी नोट। ध्यान रखना, पी नोट कंटेनर का प्रेशर है, पी ए नोट हम बोलते हैं ए का इनिशियल प्रेशर है। तो टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है। पीटी क्या है, कंटेनर का टाइम टी पर प्रेशर, पी इनफाइनाइट क्या, कंटेनर का इनफाइनाइट टाइम पर प्रेशर। अब बात आती है सर इनफाइनाइट टाइम पर प्रेशर कौन मेजर करेगा, यहां पर बात तो सही, इनफाइनाइट टाइम पर कौन कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इनफाइनाइट टाइम से मतलब यहां पर जब ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 100% कंप्लीशन में तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा, लेकिन आपको भी पता है कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, अब एक बार अगर एक रिएक्शन 99.9% हो गई तो उसके बाद कोई ज़्यादा बचता नहीं है, तो उसी को आप 100% मान लो। अब वो कोई 99.9 फिक्स नहीं है, आपकी इच्छा तो 99.5 मान लो, 99.9 मान लो, लगभग रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद चेंज बहुत कम हो रहा है, तो उस टाइम को हम क्या बोल देते हैं, पी इनफाइनाइट। क्या बोल देते हैं, पी इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये कंटेनर के प्रेशर है, लेकिन हमें फॉर्मूले में कंटेनर के प्रेशर नहीं पुट करने, हमें कंटेनर में ए का प्रेशर चाहिए टाइम टी पर और इनिशियली। ठीक है, तो अब यहां पर कैसे निकालेंगे, अब इस इंफॉर्मेशन से, इन तीनों से हमें क्या निकालना है, पी ए नॉट और एक्स। अब इन तीनों से पी ए नॉट और एक्स, इस पर भी डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कौन सी है, उस पर भी डिपेंड करेगा। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहां पर, मान लेते हैं रिएक्शन हो रही है ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी। ठीक है, सभी का कोफिशिएंट 1 1 है, सिंपलेस्ट केस ले लेते हैं यहां पर। इसका इनिशियली प्रेशर मान लेते हैं पी ए नॉट, बी का है 0, सी का है 0। अब रिएक्शन होगी तो क्या होगा बोलो, ए का प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा। कितना कम हो गया,
एक्स से कम हो गया तो ए का बचा हुआ प्रेशर कितना हो गया, पी ए नॉट माइनस एक्स। देन अगर इसका एक्स कम हुआ तो इसका एक्स बढ़ेगा और इसका एक्स बढ़ेगा। बेटा कौन है आदित्य बेटा? अच्छा भैया आर्टिकल पढ़ रहे थे बेटा, मेरे का काम मैं कर रहा हूँ, ये चीजें कहीं और लिखो, ठीक है। तो इसका x कम हुआ तो इसका x और इसका भी x, क्योंकि कोफिशिएंट इसका भी 1 है इसका भी 1 है। और इनफाइनाइट टाइम पर कह सकता हूं कि a पूरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मतलब जीरो हो गया, ऑलमोस्ट मतलब जीरो, ये जीरो। तो ये पी ए नोट पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, बी में। तो बी का प्रेशर कितना हो जाएगा, पी ए नोट, और सी का भी कितना हो जाएगा, पी ए नोट। तो अगर मैं आपसे पूछूं, यहां से देख के बताऊं, इनिशियली कंटेनर का प्रेशर जो होगा वो किसके कारण होगा, इनिशियली ए के कारण, बी और सी है ही नहीं, तो इनिशियली कंटेनर का जो भी प्रेशर होगा वो पी ए नोट के बराबर होगा। टाइम टी पर कंटेनर का प्रेशर ए के कारण भी होगा, बी के कारण भी होगा और सी के कारण, तो इन तीनों का सम करना पड़ेगा। और इनफाइनाइट टाइम पर कंटेनर का प्रेशर केवल बी और सी के कारण होगा। तो अगर क्वेश्चन में आपको जैसे यहां लिखा हुआ इफ पी नॉट एंड पी टी आर गिवन, मान लो पी इंफिनिटी नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, पी इंफिनिटी दे रखा है तब भी हम कर लेंगे, कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, और ये दे रखा है तब भी बता दूंगा, बड़ा सिंपल सा है। मान लो दो ही डेटा दे रखे हैं, इसी से काम हो जाएगा। तो देखो पी नॉट जो है मतलब कंटेनर का प्रेशर, और कंटेनर में इनिशियली प्रेशर किसके कारण होगा, पी ए नोट। तो जो आपका पी नोट है वही कह सकते हो पी ए नोट है। क्या है, पी नोट ही क्या है, पी ए नोट। तो पी नोट दे रखा मतलब आप कह दो मुझे पी ए नोट पता चल गया, आधी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, 50% काम हो गया, पी ए नोट पता चल गया। अब क्या पता करना है, एक्स। पी ए नोट पता चल गया, अब क्या पता करना है, एक्स। तो क्वेश्चन में आपको पीटी दे रखा है साहब, अब कंटेनर का टी टाइम पर प्रेशर दे रखा है। हमारे अकॉर्डिंग टी टाइम पर प्रेशर ए के कारण भी होगा, बी के कारण भी होगा, सी के कारण भी होगा। तो ए बी सी तीनों के प्रेशर को ऐड कर दिया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तीनों को ऐड कर दूंगा, हाँ या ना। तो ये x एक x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, पी ए नॉट प्लस एक्स। तो टी टाइम पर ए बी सी तीनों के प्रेशर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी ए नॉट प्लस एक्स, जो कि पीटी के बराबर होना चाहिए। यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि पी ए नॉट पहली वाली इक्वेशन से पता चल गया। तो पी ए नॉट की जगह मैंने क्या लिख दिया, पी नॉट। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, पी टी माइनस पी नोट, पी टी माइनस पी नोट। हाँ जी। तो अब मुझे x की वैल्यू भी पता चल गई, पी ए नॉट की वैल्यू भी पता चल गई। तो जो हमारा फॉर्मूला था k वाला, k इक्वल्स टू 1/t ln पी ए नॉट अपॉन पी ए नॉट माइनस एक्स। तो पी ए नॉट किसके बराबर हो गया, पी नॉट, ये वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी तो पी नॉट लिख दिया साहब, यहां पर क्या लिख दिया, यहां पर पी नॉट, पी ए नॉट की जगह पी नॉट माइनस एक्स की जगह ये वैल्यू पी टी माइनस पी नॉट, रीअरेंज कर लो, ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपका फाइनल आंसर है अंकित बेटा ना। क्या ना, अपन यहीं पर अटके रहे, एक्स क्या है, चेंज इन प्रेशर। तो बेटा ये जेई की तैयारी हो रही है, स्कूल के एग्जाम नहीं है जो हम एक्स पे ही अटके रहे हैं, ठीक है। आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ, कल सुन रहा था मैं, बड़ा मजा आया। अ, ऐसे ही ऊपर ऊपर से थोड़ी बड़ी इंडियन स्टॉक मार्केट की बात है, आप सोचो, मतलब आईटीएंस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, सुन के बड़ा मजा आया। इंडियन स्टॉक मार्केट है, काफी बड़ा चौड़ा है, करोड़ों करोड़ों क्या बोलो, अरबों रुपए डेली का ट्रांजैक्शन होता है ना। और एक फर्म है जाने स्ट्रीट करके, JANE, जाने स्ट्रीट करके, आई थिंक शायद कुछ बाहर की फर्म ही है, बाहर की फर्म है। हाँ। और बेटा आशुतोष जी, है ना, थोड़ा सा आप, या तो आप
मुझे लगता है गलत जगह पर आप आ गए हो, तो छोड़ दो उसको ना। टाइम खराब मत करिए और वेस्ट मत करिए, तो थोड़ा मुझे लगता है आप गलत जगह पर आ गए हो, किसी और जगह जाओ आप। जाने स्ट्रीट करके उस वहाँ पर 2023 से उन्होंने क्या किया, मार्केट में अंदर मैनिपुलेशन करते हुए, उसके कुछ तरीके होते हैं, अभी इतना आसान काम नहीं कि मैं आपको मैनिपुलेशन कैसे किया तो मैं आपको 2 मिनट में 5 मिनट में समझा दूं। तो उन्होंने अच्छा खासा मैनिपुलेशन किया, इ- और उन्होंने इ- उसके कारण 1.5 साल 2 साल के अंदर, आप ये कह सकते हो 2 साल के अंदर, उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट से, उसका कहना है कि उनका प्रॉफिट जो उन्होंने दिखाया वो लगभग 40,000 43,000 करोड़ के आसपास का था। 43,000 करोड़, और ये सब मैनिपुलेशन से हुआ है। अब आप सोचो 43,000 करोड़, ये अमाउंट बहुत बहुत बड़ी है। उसका प्रॉफिट है एक कंपनी का, है ना? क्योंकि ये इतना बड़ा है कि आप सोचो रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरा साल भर का प्रॉफिट जो होता है 80,000 करोड़ का होता है, और उस एक कंपनी में 43,000 करोड़ का प्रॉफिट बना लिया। ठीक है, लेकिन वो एक गलत तरीके से बनाया था। उसकी जो विसल ब्लोवर जिसे बोलते हैं, ये किसने बताया? मयंक बंसल करके एक आईआईटी दिल्ली से पास आउट है, 2012 में वो आईआईटी दिल्ली से पास आउट हुआ। फिर पैसा, आप सोचो आईआईटी दिल्ली से पास आउट है यानी इंजीनियर है, फिर उसने आईआईएम से, कलकत्ता से भी एमबीए किया है। फिर उसने, नहीं मुझे, मेरा स्टूडेंट है या नहीं आई डू नॉट नो, बट हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स उस टाइम होते थे, बट ये है या नहीं आई डोंट नो। और फिर उसने उसके बाद देखो, अब वो फाइनेंशियल मार्केट में चला गया। ही वॉज, यानी स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह का वो काम करता था। एक्चुअली बहुत सारे आईटीएंस आज की डेट में ये करते हैं, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, और वो सॉफ्टवेयर जो है वो ट्रेडिंग का काम करते हैं, और एचएफटी बोलते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग उसे बोला जाता है। उस बंदे ने, आप सोचो, आईएम से मैनेजमेंट भी किया, फिर उसने वहां पर सीएफए, सर्टिफाइड फाइनेंशियल, आई थिंक असिस्टेंट या एनालिसिस, ये एक्चुअली एक तरह से क्या होता है कि मतलब अच्छी खासी बैंकिंग की नॉलेज, उसकी डिग्री भी ली, अच्छे अच्छे लेवल्स होते हैं। उसने ये चीज को सेबी को बताया कि भैया देखो आपके यहाँ ये घोटाला हो रहा है, आप इसे देखो। और फाइनली उसने जब सेबी को बताया, तब सेबी ने उसको नोटिस किया, और सेबी ने नोटिस करने के बाद जाने स्ट्रीट जो कंपनी है उसको एक तो बैन कर दिया कि आज से आप इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हो, और उस पर अभी यानी 4,800 करोड़ का कुछ उस पर कहा कि इतने रुपए आप हमें दो। और ये तो केवल उसने, और लेकिन उसका कहना है कि उस बंदे का कहना है कि भैया ये 4,800 तो केवल थोड़े दिनों के कारण उसने मैनिपुलेशन है, अगर साल भर का करें, यानी उसका कहना है कि 21 दिन का जो उसने मैनिपुलेशन किया, 21 दिन में उसने जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया वो 5,000 करोड़ के बाद है, जबकि उसका कहना है कि उन्होंने 500 ट्रेडिंग सेशन में ऐसा किया है। तो सोचो कितना बड़ा घोटाला है। नॉर्मली हम कहते हैं ना कि नीरव मोदी या इन्होंने घोटाला किया है 10-10 12-12 हजार का करोड़ का, इसने पता नहीं कितने। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है मैनिपुलेशन, मतलब ये अब थोड़ी डीप टर्म्स होती है, मतलब जानबूझ के किसी शेयर को बढ़ा देना, फिर उसको वापस सस्ते में बेचना, और ये सारी मैनिपुलेशन होती है। अब आप सोचो ये इतना आसान मैं आपको समझा पाता, तो ये लोगों को, सेबी को बहुत पहले नहीं पता चल जाता। मतलब ये इतना आसानी से अगर किसी को दिख रहा होता, या मैं आपको 2 मिनट में समझा पाता, तो सेबी बहुत आसानी से इस चीज को पकड़ लेती, बट ऐसा हुआ ही नहीं 2 साल के बाद। और सेबी ने नहीं पकड़ा, उस बंदे ने बताया। उस बंदे ने सेबी को बताया कि आपके यहाँ हो रहा है। फिर सेबी ने उसको बुलाया, सेबी ने उसको बुला के कहा कि हमें बताओ कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, यानी उनको, सेबी को पता नहीं चल रहा था। उस बंदे ने गया, उस बंदे ने उसको पूरा प्रेजेंटेशन दिया कि ये ऐसे मैनिपुलेशन करते हैं, तब जाके पता था। आप सोचो कौन बता रहा है? आईटीएन। कौन से मार्केट में? फाइनेंशियल मार्केट। तो भैया आईटीएन होते हैं ना, वर्सेटाइल होते हैं, कहीं पर भी घुस सकते हैं। और एक और चीज में होता, तो आज की डेट में आप जब आप सुनते हो ना, ये बहुत बड़े बड़े जो जितने भी पैकेजेस होते हैं जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स को मिलते हैं, वो मोस्टली स्टूडेंट्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं। मतलब वो स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और वो सॉफ्टवेयर जो है स्टॉक खरीदता है, बेचता है, इस तरह के काम करता है, लेकिन वो इतनी फ्रिक्वेंसी से करते हैं, थोड़ा सा कहीं प्रॉफिट लॉस दिखा तो वो मैन्युअली हो ही नहीं सकता। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड इसे बोलते हैं। तो अच्छे अच्छे
बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अच्छा पैकेज लगा है, बिल्कुल ये लो, पार्थ ने बोल ही दिया, शशांक अग्रवाल, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा था, यस वन ऑफ माय स्टूडेंट शशांक अग्रवाल, वो भी इसी में गया, उसका भी पैकेज अराउंड बहुत अच्छा था, मतलब करोड़ में ही था, 1.6 या शायद उससे ज्यादा। नहीं वो जाने स्ट्रीट में था या वो उसमें तो नहीं था, बट और किस में था ये नहीं पता। ठीक है जी, चलिए वापस मैं इस पर आता हूँ, तो आपको इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि, लेकिन हाँ मेहनत बहुत करनी है। और जब आप उसको सुनोगे ना, उस IIT उस मयंक बंसल वाले बंदे को, टीवी में उसके इंटरव्यूज आए, ऐसा जब वो बड़े बड़े बिजनेस चैनल्स पर वो इंटरव्यू दे रहा है, वो बड़े बड़े बिजनेस चैनल्स जो ना मतलब ऐसा लगता है बिजनेस चैनल्स पर जो लोग आते हैं उनको अच्छी खासी नॉलेज होगी फाइनेंशियल मार्केट की, लेकिन जब वो बोल रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि जो सारे बिजनेस न्यूज चैनल्स पर जो लोग बोलने आते हैं उनको कुछ नहीं पता जितना उस बंदे को पता है, जितना उस बंदे को पता उसके सामने उनको कुछ भी नहीं पता है। जो 20-20, 25-25 साल से शेयर मार्केट में बैठे हुए कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता चल रहा। चलिए अब मैं वापस आगे आ जाता हूँ, इस पर्टिकुलर पार्ट पर आ जाता हूँ। तो ये अच्छा ये बताओ वापस में इस क्वेश्चन को कर लिया या नहीं कर लिया, लेकिन ये आधा पार्ट, अगर मान लो पी नॉट और पीटी की जगह, सोचो एक सेकेंड, अगर मान लो एक से आपसे पूछता हूं, ये पी नॉट वाला डेटा नहीं दे रखा होता और इसकी जगह आपको पी इन्फानाइट दे रखा होता, तो बताए क्या इक्वेशन बनती? पी इन्फानाइट को किसके बराबर करते बताओ, देखिए मेरी अगर बात समझ में आई तो। वेरी गुड, जल्दी से आंसर दो बेटा। अब हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूं लेकिन क्या करूं, इतनी फ्रीक्वेंसी, कुछ कुछ गलत भी हैं, ऐसा नहीं है। पी इन्फानेट इक्वल्स टू क्या होगा? नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि स्क्रीन बहुत फास्ट से मूव कर रही है, तो सॉरी फॉर दैट, बट कुछ कुछ नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ। पार्थ, श्रेष्ठ, कीर्तन, द्विती, आदेश, अनन्या, ऋतिक, अमित, तेजल, मणिकांत। अब बेटा जैन स्ट्रीट गया, पास्ट हो गया, अब आगे बढ़ो, है ना? तो बिल्कुल सही कहा, अगर पी इन्फिनिटी दे रखा है तब भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि पी इन्फिनिटी इन्फानाइट टाइम पर कंटेनर का प्रेशर क्या किसके कारण होगा? बी और सी के कारण, क्योंकि ए का तो क्या हो गया 0, तो इन्फानाइट टाइम पर इन दोनों का प्रेशर मिला के कितना हो जाएगा? 2 PA0। 2 PA0, तो यहां से भी PA0 आ गया, हमारा को तो क्या चाहिए? PA0। अगर P0 दे रखा है तो P0 ही PA0 है, और P इन्फिनिटी दे रखा है तो PA0 किसके बराबर हो जाएगा? P इन्फिनिटी बाई 2 के। तो फिर यहां पर इस PA0 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? P इन्फिनिटी बाई 2। बता देता हूं मैं आपको, ये इक्वेशन देखो, ये वाली सब बिल्कुल तैयारी के साथ है भैया यहाँ पर, बिल्कुल देखो, पी इन्फिनिटी 2 PA0, ये इक्वेशन वैसी की वैसी है, यहाँ पर कोई, हाँ ये यहाँ तक वही है, लेकिन अब PA0 की वैल्यू पी इन्फिनिटी बाई 2 हो गई, पी इन्फिनिटी बाई 2 हो गई, तो x की वैल्यू PT माइनस पी इन्फिनिटी बाई 2 हो गई। तो अब हम यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करेंगे, लिखो इसको, ऐसे ही लिखो, ऐसे ही लिखो, लिखोगे तो थोड़ा और अच्छी तरह से दिमाग में घुसेगा। 2025 में नहीं बेटा, मुझे 25 का तो नहीं पता, ये ऐसा क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुका है, बताऊंगा कब। बेटा पीवाईक्यूज हमेशा चैप्टर के बाद में होते हैं, कारण मैं बता दूं, पीवाईक्यूज ईयर वाइज होते हैं, ईयर वाइज में कोई सीक्वेंसिंग नहीं होती, तो जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होता पीवाईक्यूज हम नहीं करते, हमारे पास पहले ही बहुत सारा होमवर्क है, वो पहले करें फिर हम पीवाईक्यूज करते हैं हर चैप्टर के कंप्लीट होने, उसके बाद टाइम मिलता है, कोई टेंशन मत लो, मैं आपको टाइम देता हूँ।
जिसमें हम केवल एक्सरसाइज करते हैं, डिस्कशन करते हैं मस्त तरीके से। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन देता हूँ, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, बट क्वेश्चन में थोड़ी इंफॉर्मेशन, रिएक्शन मैंने बदल दी, ध्यान रखना। ए कन्वर्टिंग इनटू 2b प्लस सी, 2b प्लस सी है। इनिशियली एक तो टाइम टी पर, यानी ये टाइम टी पर टोटल प्रेशर है, और इन्फानाइट टाइम पर टोटल प्रेशर है। मतलब आपको पीटी और पी इन्फानाइट की वैल्यू दे रखी, पीटी दे रखा है 400, पी इन्फानाइट दे रखा है 600। आपको रेट कांस्टेंट बताना है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी। रिएक्शन दे रखी ए कन्वर्टिंग इनटू 2b प्लस सी, फर्स्ट ऑर्डर है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी वो बता दीजिए। बोर्ड में नहीं आता बेटा आशीष बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आने लग गए तो पता है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, जेई एडवांस में आते हैं, जिसमें लोग बाग 30% लाने में पसीने छूट जाते हैं। अनुराग बेटा जी, इधर उधर की बातें ना करके क्वेश्चन करें, क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से बताओ। मेरे हिसाब से डेटा बड़ा अच्छा है तो आंसर तो अच्छा ही आएगा। आंसर अच्छी तरह से आएगा, इस तरह के आंसर्स नहीं आएंगे, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। कुछ कुछ आंसर्स मैं देख पा रहा हूँ। पार्थ, आई थिंक तुम्हारा आंसर सही है। अनु अनुदित्य, अनुदित्य इस, आई थिंक तुम्हारा आंसर भी सही है। उत्कर्ष का भी आंसर सही है, मुकुल का भी आंसर सही है। वेरी गुड, शानदार बेटा, शानदार, गुड। बहुत कम टाइम में आप आंसर ला रहे हो। अंकित विश्वकर्मा, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे। लॉग 2 की वैल्यू 0.3 है, लॉग 2 की वैल्यू तुम्हें पता है 0.3 है, यूज कर लो उसको। श्रेयांश सही लग रहा है। श्रेयांश तूने दो आंसर दे दिए भाई, कौन सा सही मानूं? या दो श्रेयांश, ऐसा ऐसा लग रहा मुझे, या तो log 2 की वैल्यू 0.3 है, सबको पता है। संजना, अच्छा वो गलत टाइप हो गया था, तो मुझे लगता है जो गलत पहले जो आया था वो सही लग रहा था, बाद में जो तुमने लिखा वो गलत था। प्रणव जी सही लग रहा है। प्रीतम सही लग रहा है। धीरज सही है। पलक सही है। चलिए, बहुत बढ़िया। देखो तुम लोग ऐसे रेस्पॉन्स करते हो ना तो पढ़ाने में एनर्जी ने जो बढ़ जाती है, सीरियसली बता रहा हूँ। और बहुत बढ़िया। चलिए, करना कुछ नहीं है, एग्जैक्टली वही अप्रोच, पहले फिर से वही इक्वेशंस बनानी पड़ेगी आपको, लेकिन अब यहाँ थोड़ी इक्वेशंस बदल जाएगी। इनिशियली तो इसका प्रेशर वही पी ए नॉट ही है, वही मानेंगे, 0 0। लेकिन अब इसमें से अगर x रिएक्ट करता है तो इसका x नहीं 2x बनेगा, और इसका x बनेगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है। जब ये 0 हो जाएगा तो इसका पी ए नॉट नहीं होगा, इसका 2 पी ए नॉट होगा, और इसका पी ए नॉट ही होगा।
अब इन्फानाइट टाइम की पहले इक्वेशन बना रहा हूं। इन्फानाइट टाइम पर ए के कारण प्रेशर 0 है, बी के कारण इतना है, सी के कारण, तो इन्फानाइट टाइम पर कंटेनर का प्रेशर बी और सी के कारण होगा कितना होगा, दोनों का मिला के 3 PNO। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है इन्फानाइट टाइम पर कंटेनर का प्रेशर कितना है, 600। तो यहां से PA0 की वैल्यू कितनी आ गई, PA0 की वैल्यू आ गई साहब 200। कितनी, 200। अब एक्स और निकालना है, तो टाइम टी पर प्रेशर ए के कारण भी होगा, बी के कारण भी होगा और सी के कारण भी होगा। क्वेश्चन में दे रखा है टाइम टी पर कंटेनर का प्रेशर अब 400। तीनों का प्रेशर को ऐड किया जाए, ए के कारण, बी के कारण और सी के कारण, तो कितना आया, PA0 प्लस 2x। यहाँ मैं PA0 की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। यही आ रही क्या, PA0 200, तो ये 200, तो x की वैल्यू आ गई 100। हाँ या ना, x की वैल्यू आ गई 100। तो अब आपको क्या करना, वैसे यहाँ यही लिखा हुआ है, PA0 इज 200, x की वैल्यू 100। वैसे तो बिना उसके ही कह सकते हो कि टी हाफ तो पता ही चल गया, क्योंकि 200 में से 100 रिएक्ट कर गया कितने टाइम में, 4.606 मिनट्स। तो यही 4.606 उसका टी हाफ हो गया। बट चलिए अभी तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो 1/T, लेकिन अब मैंने बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ 2.303 कितने टाइम में, 4.606, तो ये 1/2 हो जाएगा। लॉग PA0 200/200 माइनस x 100, तो ये आंसर आई। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.15, लॉग 2 की वैल्यू 0.3, तो आंसर इज 0.15। हाँ जी, सही। लॉग 2/2 बोल दो, लॉग 2/2। इसी तरह का क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, ये भी मैं आपको बता दूं, उन्होंने फिर थोड़ा इसको ग्राफिकली रिलेट करवा दिया, बट इसी तरह का क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें एक बात में ध्यान रखो, एक और बता दूं आपको, अगर मान लो यहां पर ये, मान लो ये सॉलिड होता, तो अगर ये सॉलिड होता तो फिर इसके प्रेशर का कहीं कोई, यानी कहीं पर भी इसका प्रेशर यूज नहीं करोगे। केवल फिर कंटेनर में प्रेशर जो भी लगना है, ए और बी के कारण लगना है, सी का नहीं लगना। अगर सी सॉलिड हुआ तो केवल किसके प्रेशर कंसीडर करेंगे, गैसेस के। इक्वेशन में यहां केवल किसके प्रेशर लिखोगे, गैसेस की। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है जी। तो ये था, अगर प्रेशर रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है तो हम यहां से के निकाल सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज थोड़ा सा ऐसे ही, कभी कभी रिएक्शन इस तरह की भी आ सकती है, 2A कन्वर्टिंग इनटू 3B+C। अब बहुत सारी जनता क्या करती, 2A है तो इनिशियली प्रेशर 2PA0 मानती, नहीं। चाहे यहाँ 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, इनिशियल प्रेशर क्या मानोगे, PA0 ही मानोगे। हाँ, PA0 में से x रिएक्ट करेगा, तो अब इसका बनेगा क्या, 2 में से 3 मोल तो 3x/2, 2 से 1 तो x से x/2। लिख लो ये चीज, लिख लो आप ये, ताकि कभी अगर रिएक्शन बदले तो कोई टेंशन ना हो। के का फॉर्मूला वही रहेगा, के इक्वल्स टू, अभी भी क्या लिखोगे, 1/T PA0, क्योंकि बी और सी से कोई मतलब नहीं है, ए के कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है हमें। रेट कांस्टेंट में तो PA0/PA0 माइनस एक्स ही आएगा। ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं कि 2PA0 मानोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा, बट वहां गलतियां होने के चांसेस है। फिर अगर यहाँ 2PA0 लेते तो यहाँ पे भी 2PA0 लिखना पड़ता है, यहाँ पे भी 2PA0 लिखना पड़ता है, फिर उसके कारण बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। हम ऐसे ही करेंगे। बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ है ही नहीं पुष्कर बाबू, फॉर्मूले फिक्स नहीं है यहाँ, फॉर्मूले वेरी कर रहे हैं, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। ये लो जी, ये कौन आए सर जी, होमवर्क कब डिस्कस करेंगे, महान इंसान है।
हाँ जी, कौन है ये महान इंसान? हर्ष बाबू। होमवर्क कब डिस्कस करेंगे? क्या बोलो यार। हम्म। बेटा होमवर्क वीडियो सॉल्यूशन सारे डाले हुए हैं, उनको देखो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उससे तुम्हारा भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। हाँ, एक और हर्ष बोला सर मेरा नाम खराब कर दिया। एसडीजी इन फिक्स फॉर्मूला कुछ नहीं है बेटा, यहां पर ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसी से सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में हमें ये डाटा दे रखा है, बट फिक्स्ड फॉर्मूला कुछ नहीं, रिएक्शन चेंज होगी तो ये सारी चीजें चेंज हो जाएगी। हमेशा आपको पी ए नॉट और एक्स निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखो, हमेशा पी ए नॉट एक्स निकालना पड़ेगा, इसी तरह से इक्वेशन बना के और उसको यहाँ पुट करना पड़ेगा, और कुछ फिक्स नहीं है। हाँ ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, ये आप कह सकते हैं। सेकंड पार्ट पर आते हैं, बाय टाइट्रेशन रीडिंग्स। इसमें मैं दो एग्जांपल्स लूंगा, दो एग्जांपल्स यहां पर मैं लूंगा। अब क्या होता है, याद करो, अगर मुझे किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना है, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था एक्सपेरिमेंटली हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन हो रही है, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या मेजर कर सकता हूँ कि 5 मिनट पर कंसंट्रेशन क्या होगी, 10 मिनट पर कंसंट्रेशन क्या होगी, 15 मिनट पर कंसंट्रेशन क्या होगी, 25 मिनट पर कंसंट्रेशन क्या होगी, ये कंसंट्रेशन हम मेजर करते हैं। अब कंसंट्रेशन आती कैसे है, लेट से आपको मैंने कहते हैं 5 मिनट पर कंसंट्रेशन इतनी, 15 मिनट पर इतनी, 25 मिनट पर इतनी है, ये कैसे आती भाई? कंसंट्रेशन कैसे पता चलती है? टाइट्रेशन के थ्रू। थोड़ा बहुत टाइट्रेशन का नॉलेज होना चाहिए। करते हो आप, ट्वेल्थ में स्कूल में भी एक्सपेरिमेंट करते हो। क्या होता है टाइट्रेशन? टाइट्रेशन इज बेसिकली ए प्रोसीजर। मान लीजिए ये एक कंटेनर है जिसमें कोई, मान लो एसिड है HCl, और इस एसिड की आपको कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं, इस कंटेनर में कोई बेस मिलाते हैं, NaOH कुछ बेस मिलाते हैं, धीरे धीरे 1 ड्रॉप, फिर 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, इस तरह से इसके अंदर एक एक ड्रॉप एसिड है तो बेस ऐड करते हैं, यहाँ बेस है तो एसिड ऐड करते हैं, और यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स डाले जाते हैं। ये वर्ड होता है, देखो ये पता नहीं है तो बस हाँ ठीक है, टर्मिनोलॉजी यूज करो। ये इंडिकेटर्स, हम ये इंडिकेटर इसमें डाल दिया जाता है, तो जैसे ही NaOH और HCl की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है, यूं के तो इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, जितने HCl के इक्विवेलेंट्स है उतने जैसे ही NaOH के यहाँ डालोगे, ये इंडिकेटर खट से कलर चेंज शो कर देगा। वैसे इसकी पूरी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, आयनिक इक्विलिब्रियम में मैं पढ़ाऊंगा, ये आयनिक इक्विलिब्रियम में सब आता है कि ये इंडिकेटर क्यों कलर चेंज शो करता है, ये समझाऊंगा मैं आपको। बट अभी के लिए ये समझ लो कि हाँ इंडिकेटर क्या करता है, कलर चेंज शो कर देता है, मतलब जब NaOH और HCl के इक्विवेलेंट्स बराबर हो गए तो इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर देता है कि भैया दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर हो गए। अब हमने NaOH के कितने इक्विवेलेंट्स डाले हैं वो पता होता है, तो उससे मुझे पता चल जाता है कि HCl के कितने इक्विवेलेंट्स है, और HCl के कितने इक्विवेलेंट्स है उससे पता चल जाता है कि HCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो ये तरीका होता है टाइट्रेशन का, कि किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट हम कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? एक सब्सटेंस बीकर में, एक ब्यूरेट बोला, ये बीकर है, ये ब्यूरेट बोला जाता है, ठीक है। और भी अलग अलग तरह की टाइट्रेशन होती है, इसके बारे में और डिटेल में आयनिक में पढ़ेंगे, बट अभी ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो अब NaOH के कितना, NaOH कितने ml डाला है, 10 ml डालने पर कलर चेंज हुआ है या 20 ml डालने पर कलर चेंज हुआ है, तो इससे हम इस HCl की कॉन्सेंट्रेशन पता कर लेते हैं। तो ये 10 ml 20 ml ये जो वॉल्यूम है ना, इसको हम बोलते हैं, ये टाइट्रेशन रीडिंग्स है। ये टाइट्रेशन रीडिंग है कि हाँ 10 ml वॉल्यूम डालने पर कलर चेंज हो गया, 15 ml डालने पर कलर चेंज हो गया, 20 ml डालने पर कलर चेंज हो गया, इसको हम बोलते हैं टाइट्रेशन रीडिंग। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं फिनोफ्थलीन कलर पिंक हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये सारी चीजें आएगी, है ना। और ये एक्सपेरिमेंट करते भी हो, जो ड्रॉपर में है उन्होंने शायद कर भी लिए होंगे। हाँ लेकिन ये अलग बात है कि कुछ कह दो नहीं सर हमने तो कुछ किए ही नहीं, हमारे तो मार्क्स आ गए, बस ऐसा भी होता है।
तो उनको शायद कुछ भी नहीं पता होगा कि क्या हमने किया, बस मार्क्स आ गए सर हमारे 30 में से 28, 29, 27 जो भी आने हैं, बट अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। अब मैं वापस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। टाइट्रेशन वर्ड मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया, जितनी यहाँ जरूरत है उतना मैंने समझा दिया। अब बेसिकली पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको पहले बताऊंगा, फिर उसको सोचना कैसे, सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन क्या आता है वो देखते हैं। फॉर द गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाइंड रेट कांस्टेंट यूजिंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फॉर द गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाइंड रेट कांस्टेंट यूजिंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या है इंफॉर्मेशन? रिएक्शन दे रखी है 2H2O2 कन्वर्टिंग इनटू 2H2O प्लस O2 और t इक्वल्स टू 0 पर वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड इज V0 और थोड़ी देर के बाद टाइम t पर वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड इज VT। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बहुतों को ही होती है कि सर रिएक्शन में तो कहीं KMnO4 यहां दिख नहीं रहा है और वॉल्यूम किसका दे रखा है? KMnO4 का। ये क्या है भाई? अब ये KMnO4 कैसे पिक्चर में आया वो मैं आपको अभी बताऊंगा। हाँ, लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि ये V0 VT क्या है। जब बीकर में KMnO4 है, KMnO4 आप डाल रहे हो तो V0 ml KMnO4 डालने पर कलर चेंज हो गया, VT ml डालने पर कलर चेंज हो गया, मतलब इक्विवेलेंट्स बराबर हो गए। अब किसके इक्विवेलेंट्स बराबर हुए वो सब सोचने वाली बात है। तो अब मैं इसके पीछे की स्टोरी बताता हूं, पर्दे के पीछे की स्टोरी। ये क्या है, कैसे कनेक्ट करेंगे, ये क्या हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन को हम कैसे रिलेट करें वो मैं समझाता हूं। अब आप ऐसे सोचो कि आप एक लेबोरेटरी में हो और इस रिएक्शन का आपको, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का आपको रेट कांस्टेंट खुद फाइंड आउट करना। आपको पता है कि यार ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और आपको इसका क्या निकालना है? रेट कांस्टेंट निकालना है। तो अब आप कैसे करोगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब आप क्या करोगे, एक कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर में रिएक्शन हो रही है। इस कंटेनर में H2O2 जो है वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा है। रिएक्शन हमें पता ही, अभी मैंने लिख दी, ये H2O2 धीरे धीरे जो है H2O और किस में कन्वर्ट होगा? O2 में। तो इस कंटेनर के अंदर इस H2O2 की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाएगी। कंटेनर के अंदर H2O2 की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब हमने क्या किया, मुझे अगर K निकालना है तो इस H2O2 की मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन भी नहीं पता, वो भी निकालनी, भाई इनिशियली कितना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इस बीकर में से 5 ml 10 ml 15 ml का एक सैंपल निकालेंगे। मान लेता हूं मैं कितने ml का सैंपल निकाल रहा हूं? 5 ml का। यहां से 5 ml का सैंपल निकाला, सॉल्यूशन निकाला, सैंपल मतलब सॉल्यूशन, और उस सैंपल को यहां डाल दिया, ठीक है। और यहां डालने के बाद उस 5 ml सैंपल में H2O2 की कंसंट्रेशन को हम क्या लिख रहे हैं? H2O2 नॉट, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इसमें हमने KMnO4 डालना स्टार्ट किया, ये KMnO4 है, क्या डालना स्टार्ट किया? KMnO4। तो KMnO4 डालने पर क्या हुआ? हमने देखा कि V0 ml KMnO4 डालने पर, कितने ml? V0 ml KMnO4 डालने पर कलर चेंज हो गया। कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। मतलब V0 ml डालने पर दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर हो गए। तो अब जो आपने सैंपल निकाला था, इक्विवेलेंट्स कैसे निकल के आते हैं सबको पता होना चाहिए, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ये तो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। फिर अगर इसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाते हैं? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो यहां पर जो सैंपल हमने निकाला उसमें H2O2 की कंसंट्रेशन को तो मैं कैसे लिख रहा हूं? H2O2 नॉट, ठीक है साहब। ये क्या हो गई? उसकी मोलरिटी इंटू 5, ये क्या हो गई? उसका वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। देन इसका एन फैक्टर, H2O2 का एन फैक्टर मान लेते हैं N1। तो ये H2O2 के इक्विवेलेंट्स हो गए। जो सैंपल आपने निकाला है इनिशियली उसमें H2O2 के इक्विवेलेंट्स।
अब कलर चेंज हुआ तो मतलब इतने ही इक्विवेलेंट्स किसके होंगे, KMnO4 के। तो KMnO4 के इक्विवेलेंट्स मान लेते हैं। KMnO4 की मोलरिटी को मैं किससे लिख रहा हूं, M। KMnO4 कितना डालना पड़ा, V0 इंटू N2। ये N2 KMnO4 का एन फैक्टर है, N1 H2O2 का एन फैक्टर है। कितने ml डालने पर कलर चेंज हुआ, V0। तो ये किसके इक्विवेलेंट्स हो गए, KMnO4 के। ये किसके इक्विवेलेंट्स हो गए, H2O2 के। दोनों को बराबर कर दिया। अगर आपको KMnO4 की मोलरिटी पता है, एन फैक्टर्स पता है, V0 ml डालने पर कलर चेंज हुआ, तो यहां से आपको H2O2 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाती है। अब अगर कभी आपको कोई कॉन्सेंट्रेशन देता है ना कि यार 5 मिनट पर इतनी कॉन्सेंट्रेशन है, 10 मिनट पर इतनी कॉन्सेंट्रेशन है, वो सब इतनी मेहनत कर रहा है, वो सब ये सारे डेटा पुट कर रहा है और आपको कॉन्सेंट्रेशन निकाल के दे रहा है। आप डायरेक्ट हलवा खा रहे हो, तो वो सारी मेहनत कर रहा है। आप कहते अच्छा सर 10 मिनट पर कंसंट्रेशन इतनी पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आई मेरी बात। ये एक डेटा हो। अब आपने यहाँ सैंपल डाला, तब तक यहाँ रिएक्शन हो रही थी, आप यहाँ टाइट्रेशन कर रहे हो, यहाँ रिएक्शन हो रही है। अब मान लीजिए आपको 20 मिनट के बाद फिर से कंसंट्रेशन मेजर करनी है, तो 20 मिनट तक यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, हो रही है, हो रही है। तो 20 मिनट बाद यहाँ पर अब कंसंट्रेशन पहले वाली थोड़ी रहेगी, अब कंसंट्रेशन कम होगी। तो 20 मिनट के बाद फिर से हमने यहाँ से 5 ml का सैंपल निकाला साहब, लेकिन अब जो सैंपल निकालेंगे उसमें H2O2 की कंसंट्रेशन पहले से कम ही होगी, T लिख देता हूं, जो भी होगी। फिर से उस सैंपल को इस बीकर में डाला और फिर वापस टाइट्रेशन स्टार्ट की 20 मिनट के बाद। फिर इसमें KMnO4 डालना स्टार्ट किया, तो इस बार हमने देखा कि VT ml KMnO4 डालने पर कलर चेंज हो गया। पहले V0 हुआ था, अब VT। ठीक है, VT ml डालने पर कलर चेंज हुआ, मतलब फिर से दोनों के इक्विवेलेंट्स को क्या कर दो, बराबर कर दो। ठीक है, ठीक है जी। तो यहां पर 5 ml मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर चेंज नहीं होगा, वो तो उतना ही रहेगा 1। एम KMnO4 वही है तो उसकी मोलरिटी भी वही है, लेकिन इस बार KMnO4 कितना डालना पड़ा, VT, और उसका एन फैक्टर N2। फिर ये सारी कैलकुलेशन करो, फिर ये सारी कैलकुलेशन करो यहां पर, तो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, H2O2 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यहां से आपको H2O2 की टाइम t पर कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों डेटा आप यहां पुट कर दो तो आपको किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, K की वैल्यू। लेकिन सोचो, क्या मैं ये सारी यहाँ पर एन फैक्टर पुट करके V0 VT पुट करके क्या यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगा, क्या इतनी मेहनत करूं? क्यों करूं भाई इतनी मेहनत, जबरदस्ती की कैलकुलेशन कर रहा हूं। इससे अच्छा तो इन दोनों का क्या ले लो, रेशियो ले लो। रेशियो लेने पर ये कैंसिल, ये कैंसिल, M कैंसिल, N2 कैंसिल, तो यहां पर क्या आया, कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो वॉल्यूम के रेशियो के बराबर। ये यहां दिखा देता हूं आपको, ज्यादा अच्छी तरह से लिखा हुआ है ताकि दिख जाए। यहां से आप देखिए, इन दोनों का रेशियो ले लिया तो ये सारी टर्म्स क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, एम कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो कंसंट्रेशन का रेशियो वॉल्यूम के रेशियो के बराबर। तो जो हमारा के का फॉर्मूला था 1/T ln H2O2 नोट की इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम टी की कंसंट्रेशन, उसकी जगह आप यहाँ पुट कर दो। यानी आप सोचो, कॉन्सेंट्रेशन की जगह किसका वॉल्यूम पुट करो, KMnO4 का। अब मैं डायरेक्ट आपको बोल दूं नहीं यार, कॉन्सेंट्रेशन की जगह KMnO4 का वॉल्यूम पुट कर दो, आपको ऐसे कैसे पुट करना है, आप कह दो ऐसे कैसे पुट करते हैं, बट क्यों कर सकते, क्योंकि जो कंसंट्रेशन का रेशियो वही इस वॉल्यूम का रेशियो, यानी टाइट्रेशन रीडिंग डायरेक्टली पुट की जा सकती है। टाइट्रेशन रीडिंग डायरेक्टली पुट की जा सकती है, दैट इज द ब्यूटी। यानी आपको अगर इक्वेशन दिया जाता है तो यहां पर V0, यहां पर VT पुट करो, आंसर। वॉल्यूम कितना भी निकाल सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्टीमेटली तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दे भी नहीं रखा होता कि 5 ml निकाला, 10 ml निकाला, वो फिक्स होता है, वो कैंसिल आउट होना है। अंडरस्टूड है कि पहली बार जितना निकाला दूसरी बार भी उतना ही निकाला है, ये अंडरस्टूड होता है। कुछ नहीं दे रखा मतलब पहली बार भी उतना ही निकाला, दूसरी बार भी उतना ही निकाला। हाँ, लेकिन जेई एडवांस वाले देखो बड़े शातिर है, उन्हें पता है जनता है। वो हो सकता है आपसे कहते हैं नहीं भैया पहली बार 5 ml सैंपल निकाला, दूसरी बार 10 ml निकाला, तो फिर ये रेशियो बराबर नहीं आएगा, फिर यहाँ पर वॉल्यूम वाली टर्म भी आएगी, तो यहाँ चेंज हो जाएगा। और जेई एडवांस वाले बिल्कुल कर सकते हैं, उन्हें पता जनता ने रटा हुआ होगा, चलो ये करना, लेकिन अभी नहीं करेंगे, उन्हें पता कि ये चीज भी बहुतों को नहीं पता। हाँ जी, हर्षवर्धन सिंह जी, सर मैं कोटा में डैश किसी जगह पढ़ता हूँ,
और वहां पर ये टॉपिक पढ़ाया ही नहीं। बेटा अब क्या करो, सब कुछ आसान आसान पढ़ा दो, बच्चे खुश हो जाते हैं। टफ पार्ट पढ़ाओ ही मत, समझ में भी सब आता है, लेकिन बाद में असलियत पता चलती है। अनुज, बेटा यही स्लाइड है और कुछ नहीं है, उसी स्लाइड को ही मैंने आगे ये कर दिया। ये सब लिखा हुआ है जो मैंने समझाया था वही है। बस जाओ तो यहाँ एक कंटेनर का पिक्चर बना दो, ये कंटेनर बना दो, और कुछ नहीं करना है। बेटा ये क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा, H2O2 वाला क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये क्वेश्चन इसी तरह, और आपको अप्रोच पता है, एग्जामिनर कुछ भी चेंज करता है तो आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको तो इस पूरे क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन जो है ना उसमें कहीं नहीं दे रखा कि पहली बार जितना सैंपल निकाला दूसरी बार उतना निकाला है, बट ये अंडरस्टूड है। नहीं दे रखा इसका मतलब पहली बार सैंपल निकाला वो भी उतनी एमएल का, दूसरी बार निकाला वो भी उतनी एमएल का, ये अंडरस्टूड है। KMnO4 से टाइट्रेट कर रहे हैं तो हमेशा KMnO4 की कंसेंट्रेशन वही है। समझ, तो ये मान, यानी इसके पीछे की स्टोरी देखो, आंसर तक पहुंचना है तो हमें पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसे ही किया गया होगा, तो वो जो हिडन स्टोरी है वो पता होनी चाहिए। ठीक है जी, चलो लेकिन अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, एक और एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल 2, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। नहीं बेटा, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं रहा, और ये भी मैं बता दूं, ऐसा नहीं कि सब जगह नहीं पढ़ाया जाता, कुछ लोग पढ़ाते हैं कुछ नहीं पढ़ाते हैं, वो वेरी करता है। देखो सीधी सी बात ही है, तो इट इज नॉट लाइक दैट कि कोई नहीं पढ़ाता या मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, पढ़ाते हैं बहुत सारे लोग। कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, वो जो कमेंट आ रहे हैं वो मैं पढ़ा रहा हूं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। और कहीं फिक्स नहीं है, हो सकता है किसी एक जगह पर 3 टीचरों, कोई एक पढ़ा रहा है, कोई एक पढ़ा रहा है, 2 पढ़ा रहा है, कोई एक ने नहीं पढ़ाया। तो स्टूडेंट्स को ध्यान रखना पड़ता है बेटा, स्टूडेंट्स को भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी बताया ना, घोटाले करने वाले बहुत है, जाने स्ट्रीट वाला लगा गया। आप सोचो, रिलायंस इंडस्ट्री इतने सालों की मेहनत, लगे पड़े हैं, साल भर में 80,000 करोड़ कमा रहे हैं, वो भाई साहब इंडिया में 2 साल पहले आके कमा के चला गया, जा रहा है। ध्यान रखना पड़ेगा भैया। गलती किसकी? डेफिनेटली आप देखा जाए तो इंडिया जो हमारी यहाँ पर जो सेबी जिसे हम कहते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, किसी को जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पता होना चाहिए कि कोई गलत कर रहा है। मोनिश कह रहा अंग्रेज हमेशा लूट रहे। चलिए जी आगे बढ़ते, अब उस पर नहीं जाते। देखो देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, आप ध्यान नहीं रखोगे ना तो दुनिया तो लूटेगी, और फिर आप ये कहो कि ये गलत चीज है, हमें इसने लूट लिया, अरे भैया लूटने वाले हैं, आपको बचना पड़ेगा। बेवकूफ बनाने वाले बहुत हैं, आप बन क्यों रहे हो, वो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बना लो, कभी एक बार, आगे थोड़ी बना पाओगे, ये समझना होगा। एक बार कोई बना सकता है किसी तरीके से, दूसरी बार बनाए तो हम बेवकूफ है, पहली बार में तो कोई टेंशन नहीं। चलो जी, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर।
पहले तो यहाँ पर एक बार मैं रिएक्शन बताता हूँ, रुकना, पहले जो समझा रहा हूँ वही सुनना, बाद में लिखना। ये ईस्टर है, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5। इसकी जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है विच इज नॉन एज हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, तो इससे क्या बनता है, एसिटिक एसिड प्लस एल्कोहल, एसिटिक एसिड प्लस एल्कोहल। एसिड कैटेलाइज्ड वर्ड का मतलब जब अगर आप इसमें कुछ एसिड डाल देते हो ना, जैसे HCl HNO3, तो इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ये वर्ड क्लियर हो गया। ईस्टर हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की जो रेट है, इस रिएक्शन की जो रेट है वो ईस्टर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, H प्लस की कंसंट्रेशन पर और H2O पर, इन तीनों पर डिपेंड करती है सब, तीनों पर डिपेंड करती है। आर्यन कह रहा है सर यहाँ बंसल भैया है, बिल्कुल सर, बिल्कुल भाई। मतलब मैंने पता है उस बंदे का कल, एक नहीं, उसने बहुत सारे न्यूज चैनल पर फिर इसके इंटरव्यूज आए, मैंने सारे न्यूज चैनल पर उसके इंटरव्यू पढ़े, मैंने खैर दो पे ही सुने, बड़ा बड़ा मजा मजा आ रहा था, मतलब अलग ही लेवल पर एक खुशी हो रही थी कि यार क्या बंदा है, मतलब आप सोचो क्या उसने पकड़ा है, और आप सोचो अच्छा बड़ा खासा घोटाला, मतलब एक बंदे ने बताया, और वो इतना नॉर्मल है कि यार ये जो चीज़ है, उसने कहा कि मैंने तो बताया, बहुतों को पता चल रहा था कि मैनिपुलेशन हो रहा है, बट कोई लोग कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, तो मैंने सेबी को बस इन्फॉर्म किया। तो वो इतना डाउन दी, मतलब ना डाउन था, मतलब कि यार ये तो कहता है कि कोई बड़ी बात थोड़ी बताना, लेकिन आप सोचो जिनको नहीं पता चला। चलो वापस इस पर आते हैं। हाँ हाँ, तो ये तीनों पर डिपेंड करती, अब ये लिखना, तुम ये लिखना, ठीक है। लेकिन अब इसमें से मुझे पता है कि H2O जो है उसकी कंसंट्रेशन वाटर सॉल्वेंट है, बहुत ज्यादा होती है, तो ये एक टर्म कांस्टेंट रहेगी। कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट भी एक रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, तो उसकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो ये दोनों टर्म्स क्या है, कांस्टेंट। तो यहां पर देखो ये मर्ज कर दिया, तो फाइनली ये के आ गया। एक बार पहले एक मर्ज किया, फिर दूसरा मर्ज किया, क्योंकि H प्लस भी कांस्टेंट है, H2O, लेकिन दोनों के लॉजिक अलग अलग है। H2O क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। H प्लस क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि वो क्या है, कैटलिस्ट है। दोनों को मर्ज कर दिया तो फाइनली ये किया आ गया, यानी ये भी कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर को। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो रेट कांस्टेंट निकालना है, तो 1/T, ये के की वैल्यू में कैसे निकाल सकता हूँ, 1/T। ईस्टर की इनिशियल, क्योंकि ये आपका रिएक्टेंट हो गया, तो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टी पर कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टी पर कॉन्सेंट्रेशन, यानी 1/T ln A अपॉन A माइनस एक्स, 1/T ln A अपॉन A माइनस। A क्या है, ईस्टर की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, X क्या है, उसमें से कितना रिएक्ट कर गया, उसमें से कितना रिएक्ट कर गया। ठीक है जी। अब आपको फिर से ये फाइंड आउट करना है, ये लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया। अब ये क्वेश्चन लिखो, अब ये क्वेश्चन लिखो। हाँ बिल्कुल, हर रिएक्शन में कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट लेते हैं, कोई सी भी रिएक्शन अगर कैटलिस्ट है तो उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। लिखो जल्दी से।
ठीक है, जब रिएक्शन लिख लिया आपने, और इस बार यहां पर आपको क्या दे रखा है, t इक्वल्स टू 0 पर जब सैंपल निकाला और उसको टाइट्रेट किया, ये सब वही हो रहा है टाइट्रेशन, तो उसके साथ कितना NaOH कंज्यूम हुआ, V नॉट। फिर थोड़ी देर के बाद टाइम t पर सैंपल निकाला, उसको टाइट्रेट किया तो VT। इन्फानाइट टाइम पर सैंपल निकाला तो उसको टाइट्रेट किया तो V इन्फिनिटी। यानी बार बार सैंपल निकाल रहे हो, ध्यान रखना। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सैंपल, ये पूरी स्टोरी की, एक बार सैंपल निकाला टाइट्रेट किया, दूसरी बार सैंपल निकाला टाइट्रेट किया, तीसरी बार सैंपल निकाला टाइट्रेट किया। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, जो पहले वाला केस था इसमें तो मैंने आपको बता दिया कि जो KMnO4 है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O2 के साथ। किसके साथ, H2O2 के साथ। ये नहीं पता था तो यूं कह दो मैंने बता दिया। अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये NaOH जो हम डाल रहे हैं, ये NaOH उस सैंपल में किसके साथ रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि जब आप सैंपल निकाल रहे हो तो उसमें ईस्टर भी है, उसमें एसिटिक एसिड भी है, उसमें इथेनॉल भी है, तो ये NaOH भाई किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये NaOH रिएक्ट किसके साथ कर रहा है। जैसे KMnO4 H2O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये NaOH किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो NaOH क्या है, बेस। बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ। तो अब आप सोचो जो सैंपल आप निकाल रहे हो उसमें एसिड कौन है, क्या ईस्टर एसिड है, नहीं है। क्या इथेनॉल एसिड है, नहीं है। तो एसिड कौन है, एसिटिक एसिड और ये H प्लस आयन, क्योंकि ये भी तो एसिड है, HCl या HNO3 डाला है। तो जो आप सैंपल निकाल रहे हो उसमें दो एसिड है, एक तो ये H प्लस बोल दो या HCl बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरा एसिटिक एसिड, यानी ये NaOH इनके साथ रिएक्ट कर रहा है, इनके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अब यहां प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये जो वॉल्यूम है, जैसे यहां से अब मैं आपको बताऊं, याद क्या रखना आपको, अब नेक्स्ट टाइम अब मैं इतनी सारी चीजें आपको नहीं लिखूंगा, ये सब कुछ नहीं लिखूंगा, इक्विवेलेंट्स बराबर कर रहा हूं, सीधा सा क्या बोलूंगा, H2O2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, KMnO4 के साथ, तो H2O2 की कंसंट्रेशन KMnO4 के वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल हो गई। यानी जो रिएक्ट कर रहा है उसकी कंसंट्रेशन इस वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, ये आप कह सकते हो, ये H2O2 कंसंट्रेशन इस वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर भी हम ये कह सकते हैं कि इनकी कंसंट्रेशन इस वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, इनकी कंसंट्रेशन इस वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है। लेकिन हमें इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी चाहिए भाई, हमें इनकी कंसंट्रेशन नहीं चाहिए, हमें तो ईस्टर की कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है ln A/A-6 में A क्या है, ईस्टर की कंसंट्रेशन। यानी प्रॉब्लम क्या होगी, यहां पर आप जब टाइट्रेट कर रहे हो तो प्रोडक्ट को टाइट्रेट कर रहे हो, रिएक्टेंट को नहीं कर रहे हो। अगर ये NaOH, सुनना इस चीज को अच्छी तरह, अगर ये NaOH इसके साथ रिएक्ट करता तो बड़ा आसान था, फिर तो डायरेक्ट आंसर वापस यहाँ पर भी V नॉट अपॉन VT, क्योंकि इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन इस वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल, टी टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन VT के प्रोपोर्शनल, तो वही फॉर्मूला जो भी पहले था 1 अपॉन के ln V नॉट अपॉन VT लगता, काम खत्म हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या, इस बार आप रिएक्टेंट को नहीं प्रोडक्ट को टाइट्रेट करो, लेकिन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चाहिए। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, इसीलिए एक ये लिया और एक ये लिया। पहले वाले क्वेश्चन में इसी को टाइट्रेट कर रहे थे, बहुत आसान हो गया, लेकिन अब प्रोडक्ट को टाइट्रेट कर रहे हैं तो ये थोड़ा मुश्किल हो गया। समझ में आ रही मेरी बात, क्या करें, क्या करें अब, कोई बात नहीं, अभी भी कर सकते हैं, कैसे करना है वो बता रहा हूँ। पहले तो अब ये बताओ, सैंपल निकाला, हर बार उतना ही सैंपल निकाले, 5 ml 5 ml 5 ml, पहली बार में V नॉट, फिर VT, फिर V इन्फिनिटी। कोई मुझे बता सकता है कि ये रीडिंग्स बढ़ती हुई होगी या कम होती हुई होगी, मतलब पहली बार में NaOH ज्यादा डालना पड़ेगा या दूसरी बार में ज्यादा या तीसरी बार में ज्यादा या कम, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। जैसे अगर मैं पहले यहां पूछता हूं तो यहां पर ये डेटा जो है, यहां पर ये जो डेटा है वो डिक्रीज होगा, ये ज्यादा होगी ये कम होगी। क्यों कम होगी, कि थोड़ी देर के बाद H2O2 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, H2O2 की कंसंट्रेशन कम हो गई तो उसके साथ अब KMnO4 भी कम यूज होगा, तो यहाँ V नॉट ज्यादा होगा, VT कम होगा। क्यों, क्योंकि H2O2 की कंसंट्रेशन कम हो रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल सही कहा बहुतों ने, नाम नहीं ले पाया मैं, बट बहुतों ने सही कहा है, यहाँ ये वैल्यू बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी,
क्योंकि एसिटिक एसिड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो एच इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कैटलिस्ट की चेंज नहीं होगी, वो तो जितनी हमेशा उतनी रहेगी। कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी, लेकिन एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो उसके साथ फिर ज्यादा NaOH रिएक्ट करेगा। तो ये वैल्यूज भी, यानी ये 5 ml है तो ये 5 से ज्यादा होगी, ये 10 ml है तो ये 10 से ज्यादा होगी। बेटा कैटलिस्ट इस रिएक्शन के लिए H+ कैटलिस्ट है, H+ इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट है। जब NaOH के साथ रिएक्शन हो रही तो वहां H+ कैटलिस्ट नहीं है। समझ में आई मेरी बात? इस रिएक्शन में H+ कैटलिस्ट है, इस रिएक्शन के कारण H+ की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, लेकिन जब आप यहाँ पर सैंपल निकाल रहे हो, उसमें NaOH डाल रहे हो, तो फिर तो ये H+ रिएक्ट करेगा। चलो जी, तो ये बढ़ती हुई होगी। अब मुझे ये बताओ, t इक्वल्स टू 0 पर, वैसे टाइम हो गया है बट एक दो पॉइंट्स और बता देता हूँ, ये पूरा आज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस टाइम पर लास्ट में जाते जाते मैं ये नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा तो भाई और बताता हूँ। t इक्वल्स टू 0 पर जब आप सैंपल निकालोगे तो क्या उसमें H+ और एसिटिक एसिड दोनों होंगे क्या? t इक्वल्स टू 0 पर जो सैंपल निकाला उसमें क्या H+ और एसिटिक एसिड दोनों होंगे, या दोनों में से कोई एक होगा? कोई एक ही होगा। बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पर तो एसिटिक एसिड बना ही नहीं है, एसिटिक एसिड बना ही नहीं है, तो केवल क्या होगा, H+ होगा। तो इसका मतलब t इक्वल्स टू 0 पर जो सैंपल निकाला उसमें केवल H+ है, तो उसके साथ यानी और H+ ही है, तो जो NaOH डाल रहे हो t इक्वल्स टू 0 पर आपने कितना NaOH डाला, V0, तो ये V0 पूरा इसी के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये V0 पूरा इस H+ के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिटिक एसिड तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये V0 इसके साथ रिएक्ट करा, और अब H+ की कंसंट्रेशन तो फिक्स है। हमेशा जब भी मैं सैंपल निकालूंगा उसमें H+ तो उतना ही होगा, क्योंकि H+ की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। तो पहली बार सैंपल निकालो उसमें भी H+ उतना ही, दूसरी बार निकालूंगा उसमें भी उतना ही। तो हमेशा इस H+ के साथ V0 ml NaOH रिएक्ट करेगा, यानी V0 ml NaOH हमेशा इसके साथ रिएक्ट करेगा। उससे ज्यादा जो NaOH डाल रहे हो, V0 से ज्यादा, V0 से ज्यादा कितना, यहां पर लिख सकता हूं VT माइनस V0। यहां पर ये ज्यादा है वैल्यू, V इंफिनिटी माइनस V0। ये जो एक्स्ट्रा और V0 से ज्यादा आप जो डाल रहे हो ना, क्योंकि VT में से V0 तो इसी H+ के साथ रिएक्ट करेगा, तो VT माइनस V0 इस एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और इनफाइनाइट टाइम पर इस एसिटिक एसिड के साथ कितना NaOH रिएक्ट करेगा, V इंफिनिटी माइनस V0। तो अब हमें ये पता चल गया कि इतने वॉल्यूम में से H+ के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है और एसिटिक एसिड के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है। तो ये और बड़ा आसान है, H+ के साथ तो हमेशा फिक्स है V0, H+ के साथ हमेशा फिक्स है V0, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा डाल रहे हो वो एसिटिक एसिड के साथ, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा डाल रहे हो वो एसिटिक एसिड के साथ है। तो एसिटिक एसिड के साथ VT माइनस V0, यहाँ पर V इंफिनिटी माइनस V0। स्टार्टिंग में पूछोगे कितना, तो t इक्वल्स टू 0 पर तो एसिटिक एसिड के साथ कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा। हाँ या नहीं? समझ में आ गया? तो इसमें से कितना वॉल्यूम H+ के साथ रिएक्ट कर रहा है और कितना वॉल्यूम एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये पता चल गया। ठीक है यार, अभी क्योंकि वापस, क्योंकि अभी इसको समझाने में टाइम लगेगा, जल्दबाजी में नहीं करना चाहते हैं, तो चलिए इसको यहीं तक रखते हैं। ये चीज ध्यान रखना, इसके आगे वाला पार्ट फिर मैं करूंगा। वैसे तो कंप्लीट हो जाता तो बड़ा मजा आता, लेकिन चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में ही अब हम करेंगे। होमवर्क दे देता हूं आपको। डीपीपी नंबर कहां तक दे चुका हूं, 10 तक, है ना? हम्म, अभी चैप्टर में टाइम लगेगा बेटा, अभी टाइम लगेगा, ऐसा थोड़ी। डीपीपी 10 कर चुके हैं, 11 12। डीपीपी 11 12
और 13 के कुछ क्वेश्चंस ही है वो हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक। हाँ जी, हैदराबाद से हो? कौन है? शिवा, शायद शिवा ही नाम है। हेलो फ्रॉम दी हैदराबाद। बेटा उससे मत पूछो, मैंने क्या बोला पढ़ाते वक्त। जैसे होता ना, लड़कियों से कभी उनकी एज नहीं पूछी जाती, पता है ना, उसी तरह से टीचर से कभी ये मत पूछो और कितने लेक्चर लगेंगे। इनिशियली बता दिया, कोर्स एंडिंग डेट बता दी, अब पढ़ते रहो। मराठी नहीं आती बेटा मेरे को, हिंदी ढंग से नहीं आती, इंग्लिश ढंग से नहीं आती, तुम मराठी बुलवा रहे हो। ठीक है, तो इसको ढंग से देखना। हाँ, ये होमवर्क है नेक्स्ट क्लास का। चलिए बाय बाय। क्यों नहीं होगी बेटा, जो भी क्लास है वो होगी। सर की क्यों?